हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, लास्ट क्लास में हम माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया का इतिहास देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया और माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह पावर हाउस भी कहा जाता है। ये सारा कुछ हमने उसमें पढ़ा था। इसकी उत्पत्ति, माइटोकॉन्ड्रिया का जो संख्या थी ये हमने देखी, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार वगैरह ये सब कुछ देख लिए थे। उसके बाद हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, जब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का हम अध्ययन करते हैं तो हमें प्रमुख रूप से माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए कैसा दिखाई देता है। जब इसकी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें देखिए ये एक बाह्य आवरण के द्वारा घिरा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक बाह्य आवरण के द्वारा घिरा रहता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल आवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल आवरण कहा जाता है। तो इसका पहला भाग कौन सा हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल आवरण। माइटोकॉन्ड्रियल आवरण, ये इसका पहला भाग है। क्या? माइटोकॉन्ड्रियल आवरण। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाह्य झिल्ली है इसे क्या कहा है? माइटोकॉन्ड्रियल आवरण। ये कितने भागों से मिलकर बनी होगी? ये दो भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? एक तो देखो इनर मेम्ब्रेन यानी आंतरिक आवरण, दूसरा आउटर मेम्ब्रेन यानी बाह्य आवरण। कितने भागों से मिलकर बना होता है आवरण? ये जो माइटोकॉन्ड्रियल आवरण है ये यानी माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य आकृति बनाएगा, और ये माइटोकॉन्ड्रियल आवरण दो भागों से मिलकर बना होता है। किससे? दो भागों से। एक तो इनर आवरण यानी बाह्य कला, और या जिसे आउटर मेम्ब्रेन बोला है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल आवरण है ये किन किन भागों से मिलकर बना होगा? एक तो बाह्य कला, बाह्य कला, और दूसरा क्या है इसका? आंतरिक कला। आंतरिक कला अर्थात ये तो क्या हो जाएगी? आउटर मेम्ब्रेन जो बाह्य कला है, दूसरी कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन, या जिसे ये आंतरिक कला। अच्छा, तो ये जो दोनों कला है यानी दोनों झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसका आवरण कितनी झिल्लियों है? यानी दोहरी झिल्ली युक्त होता है। कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो आवरण है वो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। दोहरी झिल्ली कौन कौन सी? तो बाह्य कला, दूसरी आंतरिक कला। अर्थात ये तो देखो आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। प्रत्येक झिल्ली की मोटाई जो होती है वही जैसे हमने पढ़ी थी, जो झिल्ली या केंद्रक झिल्ली या फिर जैसे सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, उसी प्रकार ये जो इसकी झिल्ली होगी माइटोकॉन्ड्रिया की, ये भी मुख्यतः किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। किससे? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। और साथ ही मोटाई भी इसकी हमने देखी थी लगभग कितनी होती है? मोटाई अगर इसकी देखी जाए तो वही साइड से 75 एंगस्ट्रॉम, साइड से 75 एंगस्ट्रॉम। यानी प्रत्येक झिल्ली, जैसे आउटर मेम्ब्रेन है इसकी मोटाई साइड से 75 एंगस्ट्रॉम, और इनर मेम्ब्रेन इसकी मोटाई लगभग वही साइड से 75 एंगस्ट्रॉम, या इसको थोड़ा कम लिख सकते हैं जैसे 50 से 65 एंगस्ट्रॉम, या 50 से 70 एंगस्ट्रॉम इसकी यानी आंतरिक कला की मोटाई लिख सकते हैं। बनी जो दोनों कला रहेंगी किसकी बनी रहेंगी? दोनों ही प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है दोनों कला। और ये देखिए जो आंतरिक कला है, अच्छा ये भी सब लोग इन दोनों कलाओं के बीच में यानी बाह्य कला और जो आंतरिक कला है इन दोनों कलाओं के बीच में जो खाली स्थान पाया जा रहा है, देखिए ये खाली स्थान है, इसे क्या कहा जाता है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस।
क्या? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या परिकेंद्रीय अवकाश। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या परिकेंद्रीय पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं इसको, यानी जो बाह्य कला और आंतरिक कलाएं के बीच में जो खाली स्थान पाया जा रहा है उसे परिमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। अच्छा, ये तो हो जाती है इनकी आंतरिक कला और बाह्य कला की बात से। एक ये भी है जो आंतरिक कला है, आंतरिक कला। इस आंतरिक कला में ये क्या करती है? आंतरिक कला अंतर्वलन करती है। क्या करती है? अंतर्वलन करती है, और अंतर्वलन करके उंगली के समान, ऐसे उंगली के समान उभार बनते हैं इसमें। ये देखो, ये जो आंतरिक कला है इसमें जैसे अंतर्वलन करके इस तरह के उंगली के समान देखो उभार बन रहे हैं, ये इस तरह के उभार बनते हैं जिनको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए क्या कहा जाता है? तो क्रिस्टी कहा जाता है ना। जो आंतरिक कला है वह अंतर्वलित होकर के उंगली के समान उभार बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। और साथ ही इस आंतरिक कला पर ये देखो एक कण के नुमा संरचना पाई जाती है। देखो ये पाया जाता है, ये इस तरह के कण पाए जाते हैं, इस तरह के, जिन्हें क्या कहा जाता है? F1 पार्टिकल्स या F1 कण, या इसी को ऑक्सीसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। तो पहला भाग कौन सा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रियल आवरण, जो कि दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो बाह्य कला यानी आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा आंतरिक कला यानी इनर मेम्ब्रेन। दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस पाया जाएगा, खाली स्थान पाया जाएगा, उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहा जाता है। जो आंतरिक कला होती है वो अंतर्वलन करके यानी उंगलियों के समान क्या बनाएंगे? उभार बनाएंगी, जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य क्या हो जाता है? क्रिस्टी बनने के कारण इसकी एक तरह से अवशोषण सतह है, सतह में वृद्धि होती है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का दूसरा भाग कौन सा? पहला तो है माइटोकॉन्ड्रियल आवरण, जिसको हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो बाह्य आवरण और दूसरा आंतरिक आवरण, बाह्य कला और अंतः कला। इसके बाद दूसरा क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष। माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष, कक्ष का मतलब चैम्बर, यानी माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर। ये भी कितने होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल जो चैम्बर या कक्ष हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो बाह्य कक्ष, ये वाला तो कौन सा है? बाह्य कक्ष। एक आंतरिक कक्ष, यानी जो बाह्य कला और आंतरिक कला के बीच में जो क्षेत्र पाया जा रहा है, इस चैम्बर को या इस कक्ष को तो बोलेंगे बाह्य कक्ष, या इसे क्या कहा जाता है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और ये वाला जो आंतरिक कला के द्वारा घिरा हुआ परिबद्ध क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? आंतरिक कक्ष। तो माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष है वो भी कितने हैं? इनको भी दो भागों में बांटा, एक तो बाह्य कक्ष। बाह्य कक्ष कौन सा हो जाएगा? जो बाह्य कला यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, बाह्य कला और अंतः कला के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है, खाली स्थान पाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य कक्ष, या इसी को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, जो कि साइड से 80 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। कितना? साइड से 80 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। क्या? बाह्य कक्ष कितना चौड़ा होता है? साइड से 80 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है, जिसमें कम सांद्रता का द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है इसमें? द्रव भरा होता है, द्रव भरा होता है। इसमें पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जिसका जो घनत्व होगा द्रव का वो कम होता है, भरा होता है, इसका घनत्व कम होता है। किसकी तुलना में? आंतरिक कक्ष की तुलना में घनत्व, इसका घनत्व कम। जबकि जो
मेम्ब्रेन। इसके द्वारा जो ये घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा इसको क्या कहेंगे, इसको आंतरिक कक्ष कहेंगे। आंतरिक कक्ष क्या कहेंगे इसको, इसको आंतरिक कक्ष कहेंगे, जो आंतरिक कला के द्वारा घिरा हुआ है। इसमें जो मैट्रिक्स, इसमें जो द्रव भरा रहेगा वो द्रव बाह्य कक्ष की तुलना में ज्यादा घनत्व वाला होता है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। देखो हमने लिखा क्या कहा जाता है, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। और इस जो आंतरिक कक्ष है, आंतरिक कक्ष में जो द्रव भरा हुआ है क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसका जो इसमें तरल भरा रहेगा वो अधिक घनत्व वाला होता है, समांगी होता है तथा प्रोटीन युक्त होता है। क्या, वह प्रोटीन युक्त होता है। साथ ही इसमें बहुत सारे एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के संरचना पढ़ रहे हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल आवरण दो भागों से मिलकर बना होता था, एक तो बाह्य आवरण, दूसरा आंतरिक आवरण यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। फिर माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष पढ़ा हमने, माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष भी दो प्रकार के, एक तो बाह्य कक्ष, दूसरा आंतरिक कक्ष यानी जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाला कक्ष है, जिसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है, वह तो हो जाता है बाह्य कक्ष। और आंतरिक कला है, इससे घिरा हुआ परिबंध क्षेत्र है, वह कहलाता है आंतरिक कक्ष। या इस आंतरिक कक्ष में जो जीवद्रव भरा हुआ होगा उसे क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। तो अपना अगला भाग कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तीसरा कौन सा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अर्थात जो आंतरिक कला है, इस आंतरिक कला से जो परिबद्ध क्षेत्र है इसमें एक समांगी गाढ़ा जीवद्रव्य भरा होता है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। इस मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि क्रेब्स चक्र में और ईटीएस सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करते हैं। किसमें काम आते हैं वो एंजाइम, इस मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं जो कि क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल बोलते हैं जिसको, और ईटीएस सिस्टम में काम आते हैं। साथ ही इसमें प्रोटीन पदार्थ भरे होते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, एक इसमें वृत्ताकार तो एक या एक से अधिक वृत्ताकार डीएनए के अणु पाए जाते हैं। अर्थात ये ध्यान रखना, जो भाई कोशिकाओं में डीएनए होता ही है, जो कैसा होता है, एक तरह से क्रोमोसोम के रूप में होता है डीएनए वहां पर। लेकिन हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है यानी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, उसका खुद का अलग का डीएनए होता है। क्या, उसका खुद का अलग का डीएनए होता है जो कि प्रोकैरियोटिक डीएनए के समान होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक डीएनए के समान होता है, अर्थात यह वृत्ताकार डीएनए होता है। इसलिए क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, खुद का डीएनए है, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट में पढ़ेंगे उसके पास भी खुद का डीएनए होता है। इसलिए इन दोनों को, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास स्वयं का डीएनए होता है। अर्थात जो मैट्रिक्स है उसमें क्या क्या भरा रहेगा, एक तो बहुत सारे एंजाइम्स भरे रहेंगे, प्रोटीन भरे रहे, कुछ मात्रा में प्रोटीन होगा, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, कुछ मात्रा में आरएनए भी पाया जाता है, और कुछ एक या एक से अधिक डीएनए के वृत्ताकार अणु भी पाए जाते हैं। किसमें, इस मैट्रिक्स में। यह हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। इसके बाद अगला भाग कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। क्या, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। ये देखो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी हमने बनाई हुई है यहाँ पर, यानी जो आंतरिक कला है, आंतरिक कला अंतर्गलित होकर के
आंतरिक कला इंटरबलित होकर के उंगलियों के समान प्रभाव बनाती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कहा जाता है। अर्थात जो ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी है वो एम-फेज की तरफ, देखो ये आंतरिक कला है, इस आंतरिक कला का जो बाह्य क्षेत्र है इसे तो सी फेस कहते हैं। क्या? सी फेस से साइटोसोल फेस। जो आंतरिक कला का बाहर की तरफ वाला क्षेत्र है इसे साइटोसोल फेस या बाह्य सी फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सी फेस। जबकि अंदर वाला यानी मैट्रिक्स की तरफ वाला भाग है इसको क्या कहते हैं? एम फेस। क्या? एम फेस या मैट्रिक्स फेस हो जाएगा। इस एम फेस पर ये क्या पाया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, और इनके ऊपर माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी है, इनसे ये कण बाहर निकलते हैं जिनको क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम कहा जाता है। अच्छा, इनका काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी का, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी का काम क्या है? यानी ये जो इसका क्षेत्र है, तरह से भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? संश्लेषण की क्रिया यानी ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है इसकी खनिज पदार्थों की, और एटीपी के रूप में उसको फिर जो खनिज पदार्थों में संचित ऊर्जा है उसको एटीपी के रूप में परिवर्तित करता है। अब ये क्या है? क्रिस्टी बनने से इसका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे कि ऑक्सीकरण, पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए, क्रेब्स साइकिल के लिए तरह से क्षेत्र ज़्यादा मिल पाता है। ठीक है, इसलिए ये इनका प्रमुख कार्य होगा। इसके बाद अगला भाग क्या होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका माइटोकॉन्ड्रियल कण या F1 कण, क्या कहेंगे इनको? F1 कण या प्रारंभिक कण, जो हम देखेंगे 5वां इसका भाग क्या हो जाएगा? F1 कण या प्रारंभिक कण। ठीक है, अभी बता चुके हम कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी होती है, इस क्रिस्टी की जो एम फेस है यानी मैट्रिक्स वाली फेस है, मैट्रिक्स वाली सतह है, इस पर कुछ लगभग 80 से 100 इलेक्ट्रॉन या 80 से 100 इलेक्ट्रॉन लंबे कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 80 से 100 इलेक्ट्रॉन लंबे कण पाए जाते हैं, जिनको F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम या प्रारंभिक कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। जो ऑक्सीसोम इनको नाम है वो दिया था चांस तथा पार्सन ने। इसमें चांस साइंटिस्ट हुए थे, चांस तथा पार्सन, चांस तथा पार्सन जो साइंटिस्ट हुए थे, इन्होंने F1 पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? ऑक्सीसोम नाम दिया। ऑक्सीसोम नाम किसने दिया है? चांस तथा पार्सन ने F1 पार्टिकल्स या प्रारंभिक कणों को क्या नाम दिया? ऑक्सीसोम नाम दिया। इन ऑक्सीसोम कणों की लंबाई हम देख चुके कितनी? लगभग 80 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है तथा ये 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। कितने भागों से मिलकर बने होते हैं? 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। एक तो आधारी भाग, यानी उनकी अलग से F1 पार्टिकल्स की संरचना देखें तो देखो कैसी होती है, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है F1 पार्टिकल्स की। एक तो होता है ये आधारी भाग, ये तो हो जाएगा आधारी भाग। दूसरा ग्रंथ, तीसरा गोलाकार शीर्ष। यानी एक F1 जो पार्टिकल है या F1 कण या ऑक्सीसोम है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से। एक तो आधारीय भाग, आधारीय भाग। दूसरा आधारीय भाग है, इसका जो व्यास लगभग होगा 30 से 40 एंगस्ट्रॉम, इसकी लंबाई होगी लगभग 40 से 50 एंगस्ट्रॉम, और इसकी लगभग 75 एंगस्ट्रॉम के समझ इसका व्यास होगा
लगभग 75 एंगस्ट्रॉम। इसका जो गोलाकार शीर्ष है इसका व्यास लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होता है। 75 से वेरी और कम 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होगा इसका, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम व्यास होगा जो पार्टिकल्स होंगे। तो इस तरह के ये F1 कण पाए गए हैं यहाँ पर क्रिस्टी पर। F1 कण का प्रमुख कार्य क्या है, जो ETS सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है, उसके लिए ये जो वो इन्हीं पर चलता है। ETS सिस्टम जो F1 कण है इन्हीं पर पूर्ण होता है। और जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की क्रिया होगी उसके दौरान जो ETS सिस्टम में इंजन काम आएंगे वो भी इन F1 पार्टिकल्स पर होते हैं। और ये भी आगे चल के विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, जटिल बनाते हैं। उसके बारे में भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये आज अपना यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पोर्शन कर रहे हैं अपन वो ये कंप्लीट होता है। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।